हाय डियर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने दरोगा बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए पिछले वर्ष के क्वेश्चनों को देख लिया था। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में 21 क्वेश्चन कवर किया था, जिसमें हमने काफ़ी फैक्ट्स को भी जाना था जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वे प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 22 नंबर्स का क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुआ था। यहाँ क्वेश्चन हम देख सकते हैं, आसानी से लिखा हुआ है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुआ था। तो हम जानते हैं कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो कब शुरू हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ठीक है, अब ये दांडी मार्च यात्रा आखिर था क्या, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं हम। ठीक है, अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया था। ठीक है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। कहाँ से होती है, तो साबरमती आश्रम से होती है। ठीक है, 6 अप्रैल को यह यात्रा दांडी पहुंची और इसी दिन सुबह 6:30 बजे सुबह में 6:30 में गांधी जी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, यही नहीं, इसी के बाद देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो 1934 तक चला था। तो यहाँ हमने देख लिया क्या, दांडी मार्च यात्रा के बारे में। इसके अलावा और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी अपने कितने साथियों के साथ, तो 78 अन्य सहयोगियों के साथ निकले थे। कितने किलोमीटर की यात्रा हुई, तो 386 किलोमीटर की यात्रा हुई थी जो 240 मील के बराबर है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, यह यात्रा पैदल ही तय की गई थी। ठीक है, तो हम यहाँ देख चुके हैं कि यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से, साबरमती से शुरू होती है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं महात्मा गांधी और 6 अप्रैल को ही नमक कानून भंग करते हैं। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो काल होता है, मतलब ड्यूरेशन जो होता है, अवधि होती है उसकी 1930 से 1934 तक चलती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट्स जानते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौता के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, क्या बोला गया, तो गांधी इरविन समझौता क्या है, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दांडी मार्च के 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया गया है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, जो 12 मार्च 2021 से 75वां आज़ादी वर्ष यानी 2022 तक जारी रहेगा। ये अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और फैक्ट्स जानते हैं। तो हमने देखा कि फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बैठक में, कांग्रेस की किस बैठक में क्या किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंपी गई थी, तो वह साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में। ठीक है, 19 फरवरी 1930 में यह बैठक हुई थी। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष कितने, तो 11 सूत्री मांगों का रखा था। ठीक है, जिसमें दांडी यात्रा अभी हमने देख लिया कि 12 मार्च 1930 को। आगे इसके बारे में और जानेंगे हम। अब सुभाष चंद्र बोस जो है इस आंदोलन की तुलना किससे करते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की जो तुलना है वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसेलिनी के रोम मार्च से की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी यात्रा को नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से तुलना की है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और मुसोलिनी के रोम के मार्च से भी इसकी क्या की गई है, तुलना की गई है। किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन से जितने भी संबंधित प्रश्न बन सकते थे हमने सबको देख लिया। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स और देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन अब कहाँ कहाँ और किया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि क्या करना, नमक कानून को भंग करना। तो नमक कानून गांधी जी के अलावा और किन लोगों ने भंग किया ये भी देख लेते हैं हम। तो हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की उन्होंने। ठीक है, कहाँ से, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सी राजगोपालचारी ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर नमक कानून भंग किया, तो वो है तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम। याद रखना है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में।
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। क्या क्या? सीमांत गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, जिसे हम खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानते हैं, खुदाई खिदमतगार और या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। किनके द्वारा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। याद रखना है दोस्तों, क्या पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो वो किए थे अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियात रंग आंदोलन चलाया गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है नमक कानून से ही रिलेटेड हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि मणिपुर और नागालैंड में कौन करते हैं, तो यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियात रंग आंदोलन चलाया जाता है, जियात रंग आंदोलन, ठीक है। बाद में गैड नेल्लियो ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। किन्हें? तो गैड नेल्लियो को रानी की उपाधि दी। किन्होंने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया, ठीक है। मतलब जब सविनय आंदोलन इन्होंने शुरू किया था अप्रैल, उसके बाद में 6 अप्रैल को तो इन्होंने नमक कानून भंग किया था और 4 मई को क्या किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यरवदा जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना यानी महाराष्ट्र में के नमक कारखाने पर धावा बोल देते। कौन कौन? तो सरोजनी नायडू और इमाम साहब। कहाँ? तो धरसाना के, महाराष्ट्र के धरसाना के नमक कारखाने पर धावा बोलते हैं। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर ने कहा, वेव मिलर जो अमेरिकी पत्रकार था, उसने जो नमक सत्याग्रही थे उन पर क्या किया था, बहुत सारा अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, जिसके बारे में अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर कहते हैं कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। क्या कहते हैं वेव मिलर? कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। ये स्टेटमेंट याद रखना है हमें, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार ने कहा था कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा। तो उसका आंसर जो होगा वेव मिलर होगा। इस आंदोलन के समय बच्चों की जो वानर सेना, बच्चों की थी वानर सेना और लड़कियों की जो सेना थी उसे मंजरी सेना का गठन किया गया था, ठीक है। लड़कियों की सेना क्या कहलाती थी? तो मंजरी सेना, और बच्चों की जो सेना थी वो वानर सेना कहलाती थी। तो इस तरह से हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन से जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे उन सबको हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वर्ष 2011 की जनगणना भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में? यहाँ दिया हुआ है राज्य का नाम। तो हम देख सकते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। वहीं जब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हमारा आता है बिहार राज्य, जिसका जो घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति का निवास होता है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है दिल्ली, जिसमें 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमने देख लिया कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो दिल्ली हो गया, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो हो गया अंडमान निकोबार, जिसका जनसंख्या घनत्व मात्र 46 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है तो हम देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्तियों का निवास भारत में है। हाँ, अब जनगणना से रिलेटेड कुछ तथ्य जानते हैं। तो भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। याद रखना है हमें, किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी, ठीक है। भारत में नियमित जनगणना कब से? तो 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित जनगणना
मतलब 10 वर्ष के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। कब से? नियमित रूप से कब की जाती है? तो 1881 से। ठीक है, अब हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व के बारे में। अब जनसंख्या घनत्व भी जान लेते हैं क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व इतना समझिए कि जनसंख्या जो है सांद्रण के महत्वपूर्ण सूचकांक में एक है। ठीक है, ये क्या बताता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देश की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, हमारे देश की क्या हो जाएगी? जनसंख्या घनत्व निकल जाएगी। वैसे ही राज्य का निकालना है तो राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य के कुल क्षेत्रफल से भाग देंगे, हमें जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक और तथ्य है कि 1921 में जनगणना को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है किसको? 1921 की जनगणना को। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्या है? राज्य। 4 राज्य कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप स्पष्टता देख चुके हैं, पीछे देख चुके हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। दूसरे नंबर पर बिहार में, अब इम्पोर्टेंट है बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के लिए, कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस जिले का है? तो ये याद रखना आपको, शिवहर जिले का है। ठीक है, तो राज्य की बात कर रहे थे हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में, तो पहला बिहार हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पहला हुआ नीचे से, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम और मणिपुर हुआ चौथा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला हम केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हम देख चुके हैं, दिल्ली था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो हमारी दशकीय वृद्धि है, जनसंख्या दशकीय वृद्धि है, वो कितनी है? 17.5% है। ठीक है, और जो जनसंख्या घनत्व तो कितना देखा था हमने? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बोला गया था। पीछे हम देख चुके हैं कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। मतलब सारे भागों का जनगणना पूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो पाया था। लगभग इसका 20% जो भाग था वो छूट गया था। ठीक है, तो हमने जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे उसको देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो हम देख सकते हैं स्पष्टता कि सदस्य देश जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, यानी IMF के जो सदस्य देश होते हैं उन्हीं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किया जाता है। ठीक है, IMF के सदस्य देशों को अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया जाता है। ठीक है, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो वाशिंगटन DC में है, जो USA में है। ठीक है, IMF सदस्यों के बीच भुगतान संतुलन में क्या करती है? तो सहयोग करती है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं राष्ट्रमंडल, तो कॉमनवेल्थ इसे कहते हैं। तो राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना जो है 1926 ईस्वी में की गई। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है, इसके साथ ही आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 ईस्वी में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। मतलब राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत कब बना है? तो 1949 में बना है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 56 है। तो 56वां देश कौन बना है? तो वो है टोगो। और 55वां जो देश है वो है गैबॉन। ठीक है, वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके महासचिव हैं। अगला आता है हमारा टर्म UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हमने देखा कि IMF का भी स्थापना 1945 में ही हुआ है, वो हुआ है 27 दिसंबर को। और UNO की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 193, यानी 193 है। और 193वां जो देश है वो है दक्षिणी सूडान। UNO के सदस्य कितने होते हैं? तो UNO के जो सदस्य हैं वो 15 होते हैं। ठीक है, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं यानी परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं यानी टेम्परेरी मेंबर होते हैं। ठीक है, UNO का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है,
इसके 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है ये देख लेते हैं हम। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनके पास क्या होता है, तो वीटो पावर होता है। ये बात हमें याद रखने हैं, ठीक है। वीटो पावर किन किन देशों के पास है, तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास। ये 5 जो सदस्य हैं वो यूएनओ के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत के द्वारा 2 वर्षों के लिए करता है, ठीक है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने दिनों के लिए किया जाता है, तो 2 वर्षों के लिए किया जाता है। फिलहाल भारत भी क्या था, अस्थायी सदस्य बना हुआ था यूएनओ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी और बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की जो संयुक्त घटक होती है वो कहलाती है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या है, तो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी बनी रहती है। क्या क्या, मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बाजार में क्या होनी चाहिए, तो तरलता को कम करना चाहिए, लिक्विडिटी को कम करना चाहिए। फिर मंदी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्रय शक्ति को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा टर्म है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य 4 रूप हो सकते हैं। 4 प्रकार से इसमें परिवर्तन हो सकता है। पहला इन्फ्लेशन के थ्रू यानी मुद्रास्फीति के थ्रू। दूसरा अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन, इसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है मुद्रा संस्फीति जिसे हम रिफ्लेशन बोलते हैं। चौथा है मुद्रा अपस्फीति जिसे हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मुद्रास्फीति क्या है ये हम जानेंगे। सारे चारों टर्म्स जो दिए गए हैं उन चारों टर्म्स को हम समझेंगे, तब इकोनॉमिक्स जो है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तब इकोनॉमिक्स की पकड़ हमारी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स को समझना जरूरी है। तो आप ध्यान से सुनिए। बोला गया कि मुद्रास्फीति क्या है, तो वह स्थिति है यह जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। क्या बोला गया, ये जो बोला गया है टर्म इसमें कि जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में वृद्धि, मतलब अगर डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई जो हो रहा है उसकी पूर्ति कम मात्रा में हो, उसके बावजूद मुद्रा के अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मतलब क्रेडिट को और बढ़ाया जा रहा है, तो वस्तुएं जो होंगी अपने आप क्या होती चली जाएंगी, महंगी होती चली जाएंगी। मतलब जितना डिमांड हो रहा है उतना हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगी, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि और होती चली जाएगी। तो ये है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है, तो है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए कीन्स के अनुसार जो है वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होता है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स को आप समझ चुके होंगे। अब है मुद्रा अवस्फीति जिसे हम मुद्रा संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो यह मुद्रास्फीति को विपरीत अवस्था है, मतलब हमने बताया कि डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो, उसके साथ साथ मुद्रा के अमाउंट को बढ़ाया जा रहा हो। लेकिन अवस्फीति में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता चला जाता है, ठीक है। मतलब जितना डिमांड हो रहा है सप्लाई उससे एक्सेस मात्रा में हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किसी वस्तु की उपलब्धता अगर मांग से बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस वस्तु का कीमत स्वयं ही क्या होगा, गिर जाएगा। इसी को हम मुद्रा अवस्फीति कहते हैं, ठीक है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के 2 प्रमुख लक्षण हैं। उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है। क्या बोला गया, उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है, मूल्यों में गिरावट आती रहती है। हमने जो बताया आपको कि उत्पादन क्या होगा, यानी सप्लाई जो होगा, पूर्ति जो होगी मुद्रा की मात्रा से अधिक हो जाएगी और मूल्यों में क्या हो जाएगी, गिरावट आने लगेगी, ठीक है। तो बोला गया मुद्रा अवस्फीति अर्थव्यवस्था में अधिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है।
अब यहाँ बात बताया गया कि बेरोजगारी बढ़ाती है, आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ा देती है। तो कैसे बेरोजगारी बढ़ाएगी, इस बात को हम समझेंगे। तो देखिए, हमने बोला कि मुद्रा की मात्रा अधिक है, ठीक है, किसी वस्तु की मांग कम है लेकिन सप्लाई उसका ज़्यादा हो रहा है। वस्तु की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी, वस्तु की कीमत में क्या होगी, गिरावट होगी, कमी आएगी। वस्तु की कीमत में जब कमी आएगी तो किसी भी कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसको क्या होगा, हानि का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, कार्य करने वाले मजदूर हैं, वो क्या करेगा, उसको निकालेगा, ठीक है। मतलब जिनको रोजगार मिला हुआ था वे अब बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरह क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें और है, एक और टर्म था कि मुद्रा संस्फीति, जिसको बोलते हैं रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन क्या होता है, इस टर्म को भी हम जानेंगे। तो ये टर्म है कि वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जानबूझकर क्या किया जाएगा, मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि की जाएगी और वस्तु मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। जैसा हमने देखा था कि मुद्रा अपस्फीति में जब ये कंडीशन बनेगी, अपस्फीति बोले कि डिमांड कम और सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसी स्थिति में हम मुद्रा संस्फीति को अपनाते हैं, ठीक है। इसे क्या किया जाता है, इसमें तो मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि की जाती है और वस्तु के मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था में जो मंदी छाई हुई है उससे छुटकारा प्राप्त किया जा सके, ठीक है। आगे इसमें और देखते हैं कि मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग एक सी होती है। दोनों में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। बोला गया कि मुद्रास्फीति और संस्फीति दोनों की दोनों क्या है, मूल रूप से प्रकृति जो है एक ही जैसी है, ठीक है। बस कुछ अंतर है कि संस्फीति जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप से बिगड़ी हुई स्थिति है को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः और अनियंत्रित होती है, ठीक है। मतलब मुद्रास्फीति वह अपने आप वैसे स्थिति बन जाती है, लेकिन मुद्रा संस्फीति में क्या होता है कि जानबूझकर वैसी स्थिति बनाई जाती है जो नियंत्रणात्मक होती है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मुद्रा अपस्फीति पीछे देख चुके हैं, असंस्फीति होगा। मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो टर्म्स थे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, ये सारे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, क्या बोला गया कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि हम क्या कर दे तो बैंक दर का प्रभाव कम हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि CRR कम कर दी जाए, ठीक है। तो CRR जब कम कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगी, बैंक दर बढ़ने का प्रभाव भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब बैंक दर क्या होता है, तो बैंक दर वह दर है जिस दर पर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। अभी का जो वर्तमान बैंक दर है वो कितना है, 6.5%, यानी कमर्शियल बैंक RBI से 1 वर्ष तक के लिए जो ऋण लेती है उस पर ब्याज कितना परसेंट है, तो 6.15% है, ठीक है। अब बोला गया कि दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक RBI से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे बैंक दर कहते हैं। क्या बोला गया, ये था 1 वर्ष के लिए, ठीक है, बैंक दर कहलाएगा। यहाँ बोला गया कि दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक किससे लोन लेंगे, तो RBI से ऋण लेंगे, ऋण प्राप्त करेंगे, उसको हम बैंक दर ही कहते हैं। बैंक दर कम करने से बाजार में तरलता बढ़ जाती है, ठीक है। बैंक दर कम करने से बाजार में क्या हो जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी। अगला टर्म है रेपो दर। तो वर्तमान में रेपो दर कितना है, 6.25। 2 से 14 दिनों के लिए अल्पकालिक कमर्शियल बैंक RBI से ऋण लेती है, उस पर ब्याज। हाँ, रेपो दर क्या होता है, तो बोला गया कि ये अल्पकालीन, जब कमर्शियल बैंक जो है वो RBI से 2 से 14 दिनों के लिए जो राशि प्रदान लेती है, राशि यानी ऋण लेती है, उसका जो ब्याज दर होता है वो रेपो दर कहलाता है, ठीक है, रेपो रेट बोलते हैं। वहीं बात करें रिवर्स रेपो दर की, तो रिवर्स रेपो दर देख सकते हैं यहाँ
कि अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। देखिए, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों समझने वाली बात है। तो यहाँ बोला गया कि अल्पकालीन जो ब्याज लेगी, यानी सॉरी ऋण लेगी कमर्शियल बैंक, उस दर को, माने जिस दर पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से ब्याज लेगी, ऋण लेगी, उसको रेपो दर कहेंगे। और रिवर्स रेपो दर वो कहेंगे कि जिस दर से आरबीआई कमर्शियल बैंक से अपना ऋण वापस लेगी, नगदी वापस लेगी, उसको हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। दूसरे टर्म में समझ सकते हैं कि जिस रेट पर क्या करेगी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को अपना ऋण रिटर्न करेगी, तो वो कहलाएगी रिवर्स रेपो दर। उम्मीद है कि ये टर्म समझ में आया होगा। ठीक है, वर्तमान में रिवर्स रेपो दर 3.35 है, लेकिन रिवर्स रेट जो है वो द्विमासिक प्रकाशित होती है। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात। इससे पहले हम एक और टर्म देख लेंगे कि एमएसएफ। तो एमएसएफ जो है क्या है, वर्तमान में 6.50 है। एक दिन के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण लेती है, उस पर ब्याज एमएसएफ जो होता है वो क्या होता है, तो मात्र एक दिन के लिए लिया गया ब्याज जिस रेट से मिलती है कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से, उसी को कहेंगे एमएसएफ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो हमने एक टर्म देखा था ऊपर सीआरआर, जिसे बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, जो हमारा प्रश्न का जवाब था। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला गया कि किसी वाणिज्यिक यानी किसी कमर्शियल बैंक द्वारा कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से कंपलसरी है कि आप उसको जमा करना ही पड़ेगा, वह कहलाएगा नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, इसकी दर जितनी ऊंची होती है बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। वर्तमान में सीआरआर जो है वो कितना है, 4.5% है। बोला गया कि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और कमी की प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान होती है। ठीक है, जिसका जैसा हमें क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब भी इसी लाइन में है। ठीक है, फिर एक टर्म है कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, यानी एसएलआर क्या है। तो किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नगद, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। ठीक है, बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई। एसएलआर वर्तमान में कितना है, 18% है। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। उम्मीद है कि ये भी टर्म आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है। अब महारत्न कंपनियों की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि बीएसएनएल जो है वो महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये क्या महारत्न जो है वर्तमान में बीएसएनएल के वर्तमान में जो निदेशक है पीके पुरवार हैं। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। भारत में सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नवरत्न का दर्जा किसको मिला था, बीएसएनएल को। कब, 1997 में। 1997 में दर्जा मूलतः 9 कंपनियों को दिया गया था। ठीक है, 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को देने का निर्णय लिया गया। भारत में लोक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। ठीक है, किस किस का दर्जा दिया जाता है, किन किन चीज़ों का, तो महारत्न का, नवरत्न का और मिनी रत्न का। तो हम जानेंगे सबसे पहले महारत्न क्या होता है। ठीक है, तो महारत्न हम देख सकते हैं कि महारत्न योजना का उद्देश्य जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है। ठीक है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले कंपनियों के लिए दिशा निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन क्या है, उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध यानी स्टॉक मार्केट में क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, अगला बताया गया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया कि 3 वर्षों के दौरान उसका औसत जो सालाना कारोबार है कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर बोला गया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ
5,000 करोड़ से ज़्यादा हो तभी उसको महारत्न कंपनी की दर्जा मिल सकती है, अन्यथा उसको महारत्न कंपनी की दर्जा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं। देखिए अब होता क्या है कि महारत्न कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के अपनी परियोजना के कुल मूल्य के 15% तक निवेश करने के लिए मुक्त होगी। महारत्न कंपनी होती है बिना गवर्नमेंट के मंजूरी के कितना, तो 15% तक ही वो इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। परंतु यह निवेश 5,000 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो हम सारे महारत्न कंपनियों को देख लेते हैं एक बार। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनियां नहीं हैं, कौन हैं। आप देख चुके हैं कि कौन सा उपक्रम कौन महारत्न कंपनी नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अन्य एग्जामों में भी आ सकता है, इसलिए जरूरी है कि इसको हम याद ही कर लें। तो पहला जो हमारा महारत्न कंपनी है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम भेल कहते हैं। क्या कहते हैं? BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। निदेशक इसके कौन है? तो नलीन सिंघल है। मुख्यालय कहाँ है इसकी? तो नई दिल्ली है। स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था, ठीक है। हाँ, एक बात और कि 2022 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ये विजेता है। BHEL को कौन सा पुरस्कार मिला है 2022 में? तो 2022 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरी महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे हम CIL कहते हैं। तीसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चौथी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC जिसे बोला जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम इसका अगली कंपनी के बारे में जानेंगे। तो हमने 4 देख लिया, 5वें की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां जो है हमारा वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम ONGC के भी नाम से जानते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। छठा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे SAIL सेल के नाम से जानते हैं। 7वां है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL। निदेशक इसके कौन है? तो अरुण कुमार हैं। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। स्थापना हुआ था 1952 में। 2022 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण अनुबंधन पुरस्कार भी जीता है इसने भी। कौन कौन हो गया? तो हम पीछे देख चुके हैं कि BHEL भेल ने और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2022 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है, ठीक है। 8वीं जो महारत्न कंपनी है वो है गेल इंडिया लिमिटेड, GAIL बोलते हैं इसे, ठीक है। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे PFC बोलते हैं। निदेशक कौन है? तो यह है रविंदर सिंह ढिल्लो नाम है। मुख्यालय है नई दिल्ली। स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में और 11वीं महारत्न कंपनी यही है, ठीक है। 12वीं कौन है? तो वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है। निदेशक इसके हैं विवेक कुमार देवांगन, ठीक है। विवेक कुमार देवांगन इसके क्या है? निदेशक हैं। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली है। स्थापना वर्ष है 1969। यह 12वीं महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो हमने महारत्न कंपनियों के बारे में देख लिया अच्छे से। आगे हम नवरत्न कंपनियों को देख लेते हैं। नवरत्न कंपनियां भी 12 हैं, जिसमें है पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे BEL 1954 में स्थापना हुई थी। दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CONCOR कॉन्कर बोलते हैं, जिसे 1988 में स्थापना हुई थी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL 1965 में स्थापना। चौथा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 1940 में स्थापना हुई थी। महानगर टेलीफोन कंपनी लिमिटेड MTNL 1946 में स्थापना हुई थी। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको 1981 में स्थापना हुई थी। NBC इंडिया लिमिटेड 1960 में स्थापना। NMDC लिमिटेड 1958 में हुई थी। NLC इंडिया लिमिटेड NLC स्थापना 1956 में। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में स्थापना। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL 1982 में स्थापना हुई थी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI 1961। इस तरह से हमने देख लिया कि महारत्न कंपनियां भी 12 हैं और नवरत्न कंपनियां भी 12 हैं। तो इसमें महारत्न कंपनियों को याद करना
काफ़ी आवश्यक है। नवरत्न कंपनियों से क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो बहुआयामी सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हम देख सकते हैं कि यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन है कि प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो ये सही क्या है? तो सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि योजना आयोग ने क्या किया था। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करता है तो वह क्या है? गरीब है, यानी बिलो पुअर लिमिटेड बोलते हैं उसे, बिलो पुअर लिमिट मतलब BPL बोलते हैं उसे, गरीबी रेखा के नीचे होना। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में शहरी क्षेत्र में 33.33 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 रुपये से कम आय अर्जन करने वाले को गरीब माना था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। हाँ, अब गरीब होता क्या है, इसका निर्धनता या गरीबी का अभिप्राय क्या है? तो जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल हैं। जिनके पास ये सुविधाएं अच्छी से उपलब्ध नहीं है वो क्या कहलाएंगे? निर्धन कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार थे वे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। ठीक है, किसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 को जॉन मथई के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है जॉन मथई के प्रस्ताव पर। सर्वप्रथम रूस में 1928 में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, इनको हमें याद करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही और है भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव। सर्वप्रथम सन 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। किसकी बात हो रही है? तो आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक क्या? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया था जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजनाएं थी। ठीक है, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशीर दलाल थे। मतलब जो सूत्रधार यानी अध्यक्षता या नेतृत्व किसने किया? तो सर आरदेशीर दलाल ने किया था बॉम्बे प्लान की कब? 1944 में। ठीक है, 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। पूछा जा सकता है कि नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला गया? तो 1944 में। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। गांधीवादी योजना किसके द्वारा बनाई गई? श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा। कब? तो 1944 में। 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय ने जन योजना यानी पीपुल्स प्लान बनाई। ठीक है, 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। तो ये हम फैक्ट्स देख लिए, फिर और कुछ फैक्ट्स जानेंगे इसके बारे में। तो हम देखते हैं योजना आयोग। तो योजना आयोग जो है क्या बोला गया कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। 1947 ईस्वी में यानी स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद क्या हुआ था? 47 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। ठीक है, बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। पूछा जा सकता है कि योजना आयोग किस प्रकार का क्या था? समिति थी, किस प्रकार का कानून था? तो यह जो था गैर संवैधानिक संगठन था। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। ठीक है, क्या होता है कि 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग की समाप्ति कर दी जाती है और उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया जाता है। ठीक है, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 कार्यकाल था इसका, अवधि था इस परियोजना का 51 से 56। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित यह परियोजना थी। ठीक है,
इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो इस तरह से हमने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को देख लिया। आगे अन्य क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम अन्य पंचवर्षीय परियोजनाओं को कवर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य कौन नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं कि जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है। आरबीआई जनता का बैंक नहीं है। यह किसका बैंक है? तो यह व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह भारत सरकार का भी बैंक है। ठीक है। कौन? तो आरबीआई। आरबीआई क्या क्या है? तो व्यावसायिक बैंकों का एक बैंक है। आरबीआई भारत सरकार का भी बैंक है। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। अब जानते हैं हम आरबीआई के बारे में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। किस समिति के सिफारिश पे? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है। सर ऑरबॉर्न स्मिथ 1935 से 37 इसके प्रथम गवर्नर थे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर एवं देश के स्वतंत्रता के समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख 1943 से 49 तक थे। ठीक है। पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर एवं देश की स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं। ठीक है। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है तथा स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में है। क्या बोला गया? आरबीआई का मुख्य कार्यालय जो कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है? तो मुंबई में है। और अन्य कार्यालय कहाँ कहाँ है? तो नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में स्थित है। आरबीआई के कौन कौन से काम हैं? मुख्य कार्य जो है तो मौद्रिक नीति का संचालन करना, साख नियंत्रण करना, मुद्रा जारी करता है और फिर बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करता है। सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका अदा करना। ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, विदेशी विनिमय दर का नियमन करना। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं किसके? आरबीआई की मुख्य कार्य हैं। विकासात्मक भूमिका भी इसका एक मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो हम देख सकते हैं कि पीली क्रांति जो है तिलहन के उत्पादन का एक मुख्य कारण है। तिली दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। ठीक है। ये बात याद रखना है कि दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। ठीक है। तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो पीली क्रांति है। ठीक है। नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। और इस प्रश्न का जो है हल अगले क्वेश्चन में, मतलब आगे के क्वेश्चन में हम देख लेंगे। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? हाँ, शिशु मृत्यु दर होता क्या है ये जानेंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर जो है किस राज्य में सबसे कम है? तो वो है केरल राज्य। ठीक है। केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 30/1000 है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का ही है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 केरल राज्य का ही है। हम देख सकते हैं कि इन सारे चीज़ों में केरल आगे है। ठीक है। मृत्यु दर भी क्या है? सबसे कम है। मृत्यु दर सबसे कम है मतलब हुआ इसका कि प्रति 1000 जन्मे बच्चों पे कितनी मृत्यु मात्रा होती है? तो 30 मृत्यु होती है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी केरल है। उच्च जीवन स्तर भी है इसका, सबसे उच्च जीवन स्तर है। सर्वाधिक लिंगानुपात भी कहाँ है? तो केरल में है। इसके साथ ही कुछ उच्च जन्म दर वाले राज्यों को भी जानेंगे हम। तो उच्च जन्म दर सबसे हाई रेट बर्थ रेट किस राज्य में है? तो हमारा राज्य बिहार कितना है? 26.2। दूसरे पर आता है उत्तर प्रदेश, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान तीसरे और चौथे नंबर पे आता है। न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य कौन है? तो गोवा है 12.4 के साथ।
उसके साथ ही अगला है नागालैंड, त्रिपुरा और केरल। ये 4 न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य हो गए। ठीक है, संघीय क्षेत्रों में जन्म दर कहाँ कहाँ, तो उच्चतम जन्म दर किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है दादर नगर हवेली में है 22.9। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर कितना है, तो 20 है। याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर है वो कितना है, 20 है। अब डेथ रेट की बात करते हैं, मृत्यु दर की बात करते हैं, तो उच्चतम मृत्यु रेट जो है वो कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर छत्तीसगढ़ राज्य में है, 8 की है। ठीक है, न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य हम देख चुके हैं कि क्या था, ऑप्शन के अनुसार क्या था, केरल था। ठीक है, भारत में किस राज्य में क्या है कि शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो ऑप्शन के अनुसार केरल था। लेकिन यहाँ जो सबसे न्यूनतम मृत्यु दर है वाला राज्य है वो नागालैंड है। ठीक है, 3.5। उसके दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम, तीसरे स्थान पर मणिपुर और चौथे स्थान पर सिक्किम आता है। संघीय क्षेत्रों में वहीं यानी केंद्र शासित प्रदेशों में देख लेते हैं, तो उच्चतम है पुडुचेरी का और न्यूनतम है नई दिल्ली का। राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर कितनी है, तो वो है 6.2। उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश, नंबर 1 पे आता है 48। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, असम तीसरे और चौथे पर छत्तीसगढ़ आता है। इस तरह से हमने मृत्यु दर और जन्म दर के बारे में अध्ययन कर लिया। आगे हम देखेंगे कि न्यूनतम शिशु दर वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि नागालैंड में सबसे कम शिशु की मृत्यु होती है, दूसरे पर मिजोरम था, तीसरे गोवा, चौथे केरल और 5वें पर सिक्किम। ठीक है, संघीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर कितना, उच्चतम दमनदीप में है 16 और न्यूनतम जो है अंडमान निकोबार में है 9। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 32 है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय है जिनेवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा। इसका नाम पहले था GATT, गैट बोलते थे। 1 जनवरी 1995 को इसका नाम WTO रखा गया। ठीक है, मतलब गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, WTO जो है विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में है। ठीक है, और यह है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग से संबंधित है। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो जनरली हम यहाँ काउंट कर सकते हैं देख के कि देखिए ये स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या तो देख सकते हैं कि ये पहला, ये जो हो गया एक, इधर वाला, इधर इस साइड वाला 1 और ये 2, फिर ये 3 और ये 4 और ये 1 2 3 4, यानी 4 और 4 कितने हो गए दोनों मिलके 8। यानी एक स्क्वायर में हमने देखा कि अगर क्रॉस कर दिया जाए, 20 से विकर्णों को मिलाया जाए तो 8 त्रिभुज बनते हैं। वैसे ही 3 है तो 8 का 3 से गुना कर देंगे तो 8 3 का कितना हो जाएगा, 24। हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं इजिली। ठीक है, 24 के साथ साथ और इसमें एंगल बनता है। इसमें क्या, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये बन गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया, मतलब ये 2 हम त्रिभुज देख लिए। फिर वैसे ही एक और त्रिभुज यहाँ देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला, यानी 2 और 2 4 और बढ़ जाते हैं। ये 24 हो गया, 8 3 का 24 और 4 28। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि भाग 4 के ए में इसका संबोधन किया गया है। ठीक है, तो भाग 4 के ए में क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से अपनाया गया है भारतीय संविधान में किसको, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, तो हमने देख लिया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। आरंभ में 10 मौलिक अधिकार ही थे, फिर बाद में क्या होता है कि 66वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, जिसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है। जो लास्ट वाला मौलिक कर्तव्य है वो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावकों यानी माता पिता द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 को 10 जोड़े गए थे, और 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। यानी कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 11। ठीक है, तो ये संविधान के भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में ये मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ठीक है,
मौलिक कर्तव्य के पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों की उत्तरदायित्व को बतलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है किसका है? तो हेगेल के द्वारा यह कथन दिया गया है कि राज्य के 4 तत्व हैं। कौन कौन? तो भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। हेगेल जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। हेगेल कौन थे? तो वे जर्मनी के रहने वाले थे। हेगेल की प्रसिद्ध रचना न्याय का सिद्धांत था। अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे। ऑप्शन में था अरस्तु, तो अरस्तु जो कहाँ के थे? तो यूनान के फिलोसफर थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। यहाँ पूछा जा सकता है कि सिकंदर महान के गुरु कौन? तो अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन? तो वो हो गए प्लेटो। ठीक है, प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे। हाँ, और प्लेटो के गुरु कौन? सुकरात। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिकंदर के गुरु हो गए कौन? अरस्तु। अरस्तु के गुरु हो गए प्लेटो और प्लेटो के गुरु हो गए सुकरात। तो ये बातें याद रखने योग्य हैं। रिपब्लिक जो है प्लेटो द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्लेटो के द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? तो रिपब्लिक है। सुकरात ने क्या कहा था? तो सुकरात, एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। सुकरात का स्टेटमेंट है कि एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। याद रखने योग्य बातें हैं। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी कहलाती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी भारतीय नागरिकों की सर्वोच्च संप्रभुता को उद्घोष करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कुछ संशोधन हुए हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुए हैं, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। यानी संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? तो वो शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है, इसके बारे में और तथ्य ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है, प्रस्तावना को कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। लेकिन संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया। सॉरी, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य कौन कौन थे ये भी जान लेते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्र। बाद में इनके स्थान पर जब इनका निधन हो जाता है तो आते हैं माधवराव। फिर डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी बनते हैं क्या? प्रारूप समिति के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा 1929 में की गई थी। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें क्या होता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मतलब 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और उसी दिन से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो ये हमें जान लेने योग्य बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे। वो 1929 के अतिरिक्त 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की गई थी। फैजपुर जो है वो एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है। याद रखना है कि 1937 फैजपुर अधिवेशन गाँव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है,
किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही पुस्तक है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा किया कि संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये जो थे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, बाद में देखिए क्या बोला गया कि हमने बताया कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है कांग्रेस की तो उसमें क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं वो चुने जाते हैं हरीशचंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरीशचंद्र मुखर्जी ने ही हिंदू पैट्रियट पुस्तक की रचना की थी। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। मतलब संविधान बनने का जो समय रहा वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का था। हरीशचंद्र मुखर्जी ने हिंदी पैट्रियट पुस्तक की स्थापना की थी। याद रखने योग्य बात है। ठीक है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा है? क्या बोला जाता है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमने देख लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वे थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब हुआ पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये हुआ था 1919 के तहत, भारतीय शासन अधिनियम 1909 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं इसमें कि 1909 को जो कहते हैं कि भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था। लॉर्ड मिंटो जो था भारत का वायसराय था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता कानून का जनक कहा जाता है। याद रखना है कि सांप्रदायिकता कानून का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का वायसराय था। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपीय लोगों, आंग्ल भारतीयों एवं ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1929 में मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो पहले यहाँ देख लेते हैं क्या आवश्यक नहीं है। तो अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आवश्यक नहीं है। क्या क्या है? तो भारत की नागरिकता का प्रावधान जो है भारत के संविधान भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक की गई है। ठीक है, इसमें ये जो है भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता ही मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद की नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन किया जा चुका है। इसमें क्या होता है? नागरिकता 5 प्रकार से भारत में प्राप्त की जा सकती है। तो हम 5 प्रकार देख लेते हैं किस किस तरह से हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला यहाँ बोला गया कि जन्म से, अगर कोई व्यक्ति जन्म से जिसका जन्म भारत में हुआ क्या वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। वंश परंपरा से प्राप्त करेगा, पंजीकरण से प्राप्त करेगा, देशीयकरण से प्राप्त करेगा और भूमि के अर्जन द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। नागरिकता का अंत कैसे होगा? प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। किस किस द्वारा? तो जन्म से, वंश परंपरा से यानी बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन एंड बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? तो नागरिकता का अंत 2 तरीकों से हो सकता है। पहला, भारतीय नागरिक की नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर अन्य देश की नागरिकता क्या कर लेते हैं आप, ग्रहण कर लेते हैं, तो आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। या आप भारत की नागरिकता का त्याग कर देते हैं। ठीक है, या सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर आप नागरिकता से बेदखल हो सकते हैं। ठीक है, अब सरकार द्वारा भी किया जा सकता है, यानी भारत सरकार निम्न में से किस आधार पर, भारत सरकार भी आपसे नागरिकता छीन सकती है। तो वो क्या क्या है? तो संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर,
संविधान का विरोध करते हैं तो आपको आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। युद्ध काल में शत्रुओं की सहायता करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर तथा पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ लगातार यदि 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भी आपकी नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये भारत सरकार द्वारा आपको नागरिकता से वंचित रखने के नियम बनाए गए हैं। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्राप्त है, जो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। तो जानते हैं, हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि लोकसभा जो होता है संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है, ये इसमें इसके सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, वे 17वीं अध्यक्ष हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार हैं। लोकसभा के सभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है, तो आर्टिकल 81 के तहत होता है। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 के तहत होता है। ठीक है, याद रखना है हमें। क्या बोला गया कि अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 7वें संविधान संशोधन 1956 में कितना किया गया था, अधिकतम संख्या 525 किया गया था। पुनः 31वें संविधान संशोधन 1973 में कितना किया गया था, अधिकतम सीटों की संख्या जो की थी, लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी, जिसमें क्या किया गया था, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1947 द्वारा निश्चित किया गया। ठीक है, अब हो गई है इसकी संख्या 552। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 543 है। इनमें 524 सदस्य राज्यों से, 19 सदस्य संघीय क्षेत्रों से तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय। अब जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा जनवरी 2020 से लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभा में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो आंग्ल भारतीय अब मनोनयन नहीं किए जाएंगे लोकसभा सदस्य के रूप में। ठीक है, बिहार राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 40 सीट है। ठीक है, राज्यसभा के 16 सीट है। अब जो लोकसभा की जो सीट है वो 61 करने के प्रावधान की गई है और 16 से 25 राज्यसभा की सीट के प्रावधान की घोषणा की गई है। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, अध्यक्ष के बारे में जान चुके हैं, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है ऑप्शन में दिया हुआ है पंजाब राज्य में नहीं है। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 राज्यों के विधानमंडल के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो 2 सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली किन किन राज्यों में है, इन राज्यों को हम देख लेते हैं जरा। तो यहाँ देखते हैं कि 6 राज्यों में है क्या, तो द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। ठीक है, कौन कौन हो गया राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके अलावा राजस्थान, असम को भारत की संसद ने अपने स्वयं को विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है। शेष जितने भी राज्य हैं सब में एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और थोड़ा फैक्ट जानते हैं कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं स्पष्टतः, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। ठीक है, इसके साथ ही आगे देख लेंगे हम कि आर्टिकल राज्यों के विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के तहत होता है। यह बस यही हमें याद रखनी है। 169 के तहत राज्य विधानसभा की सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी जाती है। ठीक है, फिर एक और फैक्ट है इसमें जानना कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद अस्तित्व में है। हमने देखा था 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। विधान परिषद जो होता है एक अस्थायी सदन होता है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन सा मूल अधिकार है, तो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। ठीक है,
तो देख सकते हैं कि भारतीय संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो हमें याद रखना है कि कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ भारतीयों के लिए है, तो वह है 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है ये जानेंगे। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के विभेद का प्रतिषेध करना। ठीक है, आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना, यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना। 16वां में है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 19वां में है वाक स्वतंत्रता विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब वाक अभिव्यक्ति है। 29 में क्या है, तो 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 30 में है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन चुनिए। तो यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ देख सकते हैं हमारा जो आंसर होगा कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये कथन गलत है। जबकि राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है जिसे हम भंग कभी नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा के बारे में और फैक्ट क्या है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये बात सत्य है। आगे है कि प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, ये बात सत्य है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये भी बात सत्य है। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं, तो वो जो क्षेत्र है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से आते हैं। विशेष कार्य करने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है जिसे हम जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या 543, यानी वर्तमान में 524 पे चुनाव होता है। 19 सदस्य संघीय, ये हम देख चुके हैं पीछे, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्य कथन चुनिए। तो इसमें जो सत्य है वो है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग जो है क्या है, संवैधानिक निकाय है, यह कथन सत्य है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग का गठन किसके तहत, तो आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे के.सी. नियोगी थे 1952 से 57। ठीक है, 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी 2015 से 2020 तक थे। ठीक है, अब 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है श्री N.K. सिंह, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से शुरू होता है और कब तक रहेगा, तो 31 मार्च 2025 तक चलेगा। ठीक है, वित्त आयोग किसके तहत, आर्टिकल 280 के तहत होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के कार्य कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं थोड़ा। तो राज्य व केंद्र के बीच बांटे जा सकने वाले करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी तय करने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि है कि राज्यसभा के गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। गण पूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के किसी सदन की बैठक हेतु सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी 1/10 से सदस्य क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। गण पूर्ति का मतलब क्या हुआ, बैठक के लिए फोरम। राज्यसभा में गण पूर्ति या कोरम जिसे बोलते हैं, फोरम नहीं कोरम बोलते हैं, हेतु 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, उसी का 10% यानी 25 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा में गण पूर्ति या कोरम के हेतु कितना होना चाहिए, तो 55 होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा के सीटों की संख्या 550। ठीक है, जिसमें से क्या करना है 55 यानी उसका 10%, 55 व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो अभिक्रिया दर पर एंथैल्पी में परिवर्तन कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में पुराने आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध का फॉर्मेशन होता है। यानी जब कोई पदार्थ क्या हो एक दूसरे से मिलकर साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जो पुराने बॉन्ड होंगे यानी आबंध होंगे वो टूटेंगे और नए आबंधों का निर्माण होगा। ताप बढ़ाने पर लगभग सभी अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, याद रखना है। ठीक है, 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है।
उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है। यानी कैटालिस्ट जिसे उत्प्रेरक कहते हैं वो क्या करता है, अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, सांद्रता के बढ़ने से अभिक्रिया दर भी बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। क्या बोला गया, कार्बन नैनोट्यूब जो है किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है कि कार्बन नैनोट्यूब जो है फुलेरिन संरचना परिवार का सदस्य है। ठीक है, फुलेरिन्स कार्बन अपरूप का एक वर्ग है, यानी कार्बन का एक अपरूप है फुलेरिन्स, जो C32, C50, C60, C70 और C84 अनुभार वाले कार्बन का अपरूप होते हैं। ठीक है, C60 की संरचना अधिक अस्थायी होती है, जिसे हम बकमिंस्टर फुलेरिन के नाम से जानते हैं। याद रखना है कि बकमिंस्टर फुलेरिन के नाम से C60 को जानते हैं। कार्बन जो है सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है। हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एल्केन सूत्र है उसका CnH2n+2, याद रखना है, एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। 50वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कॉपर के मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। तो कॉपर के मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, कौन सा जस्ता नहीं होता है, तो बोला गया कॉपर के बेल धातु मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, बेल धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है। बाकी पित्तल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में क्या पाया जाता है, तो जस्ता पाया जाता है। ठीक है, तो बेल धातु में क्या होता है, तो बेल धातु को हम कांसा को ही बेल धातु कहा जाता है, यानी कांसा को क्या कहा जाता है, बेल धातु, जिसे हम घंटा धातु भी कहते हैं। बेल धातु में 90% तांबा और 10% टीन होता है। ठीक है, बेल धातु का उपयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में होता है। पीतल में तांबा 70% और जिंक 30%। ठीक है, पीतल जो है मिश्र धातु है, जिसमें तांबा 70 और जिंक 30% होता है। जर्मन सिल्वर भी क्या है, मिश्र धातु है, जिसमें तांबा 60%, जिंक 20% और निकेल 20% होता है। गन मेटल तांबा 90%, जिंक 2% और टीन 8% होता है। गन मेटल का उपयोग तोप गियर बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। एक दो और क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे, इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इसी क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को खत्म करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर, फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। तो फेफड़े का सफ़ेद कैंसर जो है वो होता है एस्बेस्टस के कारण होता है। ठीक है, एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं, जो रेशेदार एवं अदहनीय होते हैं। ठीक है, इसके रेशे जो होते हैं चमकदार होते हैं। ऊष्मीय उद्योग में काम करने हेतु एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है, यानी ऊष्मीय उद्योग जहाँ ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पे एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस धूलकण द्वारा एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। याद रखना है कि एस्बेस्टोसिस नामक रोग किसके द्वारा होता है, तो एस्बेस्टस धूलकण के द्वारा होता है। सिलिका के धूलकण के द्वारा सिलिकोसिस नामक रोग होता है, याद रखना है। ठीक है, संसद की प्राक्कलन समिति है, क्वेश्चन है कि संसद की प्राक्कलन समिति है, तो संसद की प्राक्कलन समिति जो होती है क्या है, अस्थायी होती है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में किया गया था। जॉन मथाई जो क्या थे, वित्त मंत्री थे, उन्हीं के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में इसे बढ़ाकर 30 सदस्य कर दिया गया था। ठीक है, और थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में कि इसके अध्यक्ष जो हैं क्या होते हैं, इस समिति का अध्यक्ष चुने जाते हैं। सदस्यों में से लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष है तो वह स्वयं ही समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, किसके बारे में हमने देख लिया, तो प्राक्कलन समिति के बारे में देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग के संबंध में गलत कथन क्या है, तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी होती है, यही कथन क्या है, गलत है। हमने पीछे देखा था वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अनुसार है। ठीक है, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये भी बात सत्य है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, ये भी कथन सत्य है। ठीक है, तो हमने इन सारे फैक्ट्स को भी देख लिया। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, ये भी हम देखते हैं। वित्त आयोग के कितने, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग गठन 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, हम पीछे देख चुके हैं। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह हैं, कार्यकाल उनका 2020 से 2025 तक है। तो ये सारे के सारे स्मरणीय तथ्य हैं, स्टेटमेंट जो है, फैक्ट्स, इन सबको याद रखने योग्य है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो का अच्छा से अच्छा